नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज के हम क्लास में हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, उसमें हमने धारा 1 से लेके 50 तक पढ़ ली है। अब धारा 1 से लेके 50 तक जो हमारा जो टॉपिक था नगर पालिका का गठन और शासन, उसके बारे में हमने पूरी जो वीडियो है पीडीएफ नोट्स सही हमने पढ़ लिए हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपके सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और आज की क्लास में हम करेंगे धारा 1 से लेके धारा 50 तक रिवीजन रिवीजन देखेंगे। और रिवीजन में हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ठीक, इस ये लागू हुआ था 11 सितंबर 2009 को। लागू कब हुआ था? 11 सितंबर 2009 को। इस जो अधिनियम में है 17 तो अध्याय हैं और 344 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय और 344 धाराएं हैं। अध्याय 1 में क्या लिखा हुआ है? अध्याय 1 के अंदर धारा 1 लिखा हुआ है। इसमें इसका संक्षिप्त नाम दिया हुआ है, प्रसार दिया हुआ है और इसका प्रारंभ। तो प्रारंभ तो मैंने बता दिया, 11 सितंबर 2009 से ये लागू हो गया था संपूर्ण राजस्थान में। अब राजस्थान में तो लागू हो गया, लेकिन छावनी जो क्षेत्र है ना, उनको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में ये लागू हो गया। छावनी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आर्मी का जो है एरिया होता है, तो वहां पे छोड़ के ये जो है संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया। छावनी क्षेत्रों में अलग से अपना छावनी बोर्ड होता है, नगर पालिका की तरह वहां पे छावनी बोर्ड सारी कार्यवाही करता है। इस जगह को छोड़ के संपूर्ण राजस्थान में ये लागू है। धारा 2 में क्या लिखा हुआ है? धारा 2 में जो इस एक्ट में जो भी परिभाषाएं हैं, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द हैं, जैसे अपन बात करें तो स्वयं परीक्षा क्या होता है, सार्वजनिक मार्ग क्या होते हैं, अपशिष्ट क्या होता है, मल क्या होता है, वार्ड से क्या मतलब है, तो ऐसी कुछ परिभाषा दे रखी है। तो वो परिभाषाओं के बारे में चर्चा अपन ने अपनी अलग से क्लास हो रखी है, उसमें अपन ने कर रखी है ना। केवल ये वाला जो आपका सेशन रहेगा वो रहेगा आपके केवल रिवीजन के लिए। तो धाराएं पढ़ेंगे और धाराओं के सामने क्या लिखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है सीधा सा ऑब्जेक्टिव कि धारा 3 में क्या वर्णित है, या नगर पालिका का परिसीमन कौन सी धारा में वर्णित है। ठीक, अध्याय 1 हो गया। अब अध्याय 2 देखो। अध्याय 2 स्टार्ट होता है नगर पालिका का गठन और शासन। तो अध्याय 2 हमारा 3 से लेके 50, धारा 50 तक स्टार्ट है। ठीक, तो धारा 3 में क्या लिखा हुआ है? नगर पालिकाओं का परिसीमन। परिसीमन से क्या होता है? कोई नगर पालिका का क्षेत्र के बारे में, ये छोटा होगा बड़ा होगा, इसकी सीमाओं का ज्ञान बता रखा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी मतलब राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। मान लो ये क्षेत्र है, ठीक, इसको नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर सकती है, या अगर पहले से कोई नगर पालिका है तो इसके कुछ भाग को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर कर सकती है, मतलब अपवर्जित कर सकती है। ठीक है, नगर पालिका के क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकती है। परिवर्तन कैसे? ये नगर पालिका क्षेत्र है और इसमें से बोल दिया कि ये नगर पालिका क्षेत्र नहीं रहेगा, ये दूसरी नगर पालिका में इसको शामिल कर दिया गया, मतलब क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये वाला क्षेत्र इस बी वाली नगर पालिका में आ गया, तो ये क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धारा 4 में क्या लिखा हुआ है? नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति है जो उसके लिए अनुपयुक्त है। मतलब राज्य सरकार ये कर सकती है कि कोई ऐसे नियम जो किसी नगर पालिका के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब उस पर लागू करना अनिवार्य नहीं है, जो नियम उनके कानून में मतलब उनके लिए उपयोगी नहीं है किसी नगर विशेष नगर पालिका के लिए, तो उनको छूट दे रखी है कि आपको जरूरत नहीं है लागू करने की, तो ऐसा आदेश निकाल सकती है राज्य सरकार। धारा 4 में लिखा हुआ है। धारा 5 में क्या लिखा हुआ है? नगर पालिका की स्थापना और निगमन। नगर पालिका की स्थापना के बारे में इसमें चर्चा की है कि नगर पालिका होगी, है, किसी एक जो नगर पालिका संक्रमण क्षेत्र में नगर पालिका होगी। ठीक है, लघु स्तरीय क्षेत्र में क्या होगी? नगर परिषद होगी, और नगर निगम बृहत स्तरीय क्षेत्र में नगर निगम होगी। तो नगर पालिका एक मतलब क्या होगी? शाश्वत निकाय होगी। ठीक है, इसकी खुद की मोहर होगी, है ना, और इस ये है ना, मतलब अपने नाम से वाद भी चला सकेगी, है ना। क्या होगा कि इसमें देखो, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको। 1 से 5 लाख की जनसंख्या है तो नगर परिषद होगी। 1 लाख से कम की जनसंख्या है तो नगर पालिका होगी, और नगर निगम तब होगी जब 5 लाख से ऊपर जनसंख्या है ना। तो ये धारा 5 में उल्लेख किया गया है इसके बारे में। ठीक है,
हम केवल रिवीजन कर रहे हैं धारा, इस मतलब पर्टिकुलर धारा में क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर जो डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, वो मैं आपको पूरी की पूरी प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। धारा 6 में क्या लिखा हुआ, नगर पालिका की संरचना। नगर पालिका की संरचना से क्या मतलब है कि नगर पालिका में कितने क्या वार्ड होंगे, कितने सदस्य होंगे, इस तरह से नगर पालिका का जो क्षेत्र है ये पूरा, इसको किस तरह से बांटा गया होगा, बांटे गए क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, तो इस तरह से बता रखा है ना। तो मैं बता दूंगा आपको कि नगर पालिका के सभी स्थान, ठीक है, उनको छोटे छोटे भागों में बांटा गया है और उनको कहा गया है वार्ड। क्या कहा गया है, वार्ड। और वार्डों की कम से कम है ना संख्या होगी 13। न्यूनतम संख्या वार्डों की कितनी होगी, 13। ठीक। और ये जो वार्ड भरे जाएंगे वो सदस्यों द्वारा भरे जाएंगे, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और उन सदस्यों को क्या कहा जाएगा, पार्षद कहा जाएगा, या फिर मेंबर, इंग्लिश में मेंबर या फिर सदस्य कहा जाएगा। ठीक है। छोटे छोटे मतलब इसका एक सदस्य, इसका एक सदस्य, इसका एक पार्षद, इसका पार्षद, इसका पार्षद, ये पर्टिकुलर 13, मान लो ये 13 है ना, तो 13 पार्षद हो गए, है ना। 13 पार्षद हो गए तो कम से कम ना 13 तो वार्ड होंगे ही होंगे, कम से कम। अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, जो कि क्षेत्र पर डिपेंड करता है। धारा 7 में क्या लिखा हुआ है, धारा 7 में आपके लिखा हुआ है पदावधि, नगर पालिका की सॉरी, धारा 7 में लिखा हुआ है पदावधि, मतलब नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा। तो नगर पालिका का जो कार्यकाल रहेगा वो होगा इसकी प्रथम बैठक से, चुनाव के बाद जो प्रथम बैठक होगी ना, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, 5 साल का कार्यकाल रहेगा। चुनाव के बाद जो प्रथम बैठक होगी उसके उस दिन से लेके आगामी 5 वर्ष जो है इसका कार्यकाल रहेगा। धारा 18 में क्या, सॉरी 8 में क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। मतलब नगर पालिका का जो भी शासन चलेगा, मतलब नगर पालिका का शासन, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम, है ना, उनका जो शासन चलेगा वो चलेगा नगर पालिका में निहित होगा, और वो चलेगा आपके अध्यक्ष के नाम से। अध्यक्ष के नाम से आपका शासन चलेगा। एक धारा 9 में क्या लिखा हुआ है, वार्डों में विभाजन। धारा 9 में वार्डों में विभाजन मतलब, इसमें बता रखा है कि कोई भी क्षेत्र होगा उसको वार्डों में बांटा जाएगा, है ना। वार्डों में बांटा जाएगा, वार्ड से सदस्य चुने जाएंगे। तो वार्डों में विभाजन किया गया है किसी भी क्षेत्र का, है ना। न्यूनतम संख्या मैंने आपको ऊपर बताई दी, नगर पालिका संरचना में कितने वो न्यूनतम होंगे, 13 वार्ड। इसके अंदर ये लिखा है। और इसमें जो एक चीज और मैं बताऊं आपको, इसके अंदर जो बता रखा है कि कोई भी सदस्य होगा तो उसकी जो सीट होगी वो किस तरह से होगी, तो वहां की जो जनसंख्या होगी ना उसके अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाएगा। मतलब एससी की सीट पे एससी का बंदा खड़ा होगा, एसटी की सीट पे एसटी का बंदा खड़ा होगा, और पिछड़े वर्ग की सीट पे, पिछड़े वर्ग की सीट पे पिछड़े वर्ग का बंदा खड़ा होगा, और महिला की सीट पे महिला खड़ी होगी, है ना। इस तरह से जो है वार्डों की अवधारणा में ये बता रखा है। और ये सब जो आरक्षित स्थान है वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में होगी। धारा 11, धारा 11 में लिखा है नगर पालिका के लिए निर्वाचन। तो नगर पालिका के लिए निर्वाचन किस तरह से होगा उसके लिए बात की गई है। देखो धारा 1 से लेके 10 तक तो नगर पालिका में वार्ड होंगे, वार्डों की अवधारणा दे रखी है। ठीक है। नगर पालिका का शासन क्या होगा, नगर पालिका की संरचना क्या होगी, नगर पालिका मतलब क्या क्या चीज है। लेकिन धारा 11 के अंदर से 11 से लेके और आगामी जो कुछ, देखो 11 से लेके मैं बात करूं तो 11 से लेके हम बात करें 20 तक, 11 से लेके 20 तक तो निर्वाचन किस तरह से होगा सदस्यों का उसके बारे में चर्चा की हुई है। धारा 11 में लिखा है नगर पालिका के लिए निर्वाचन। नगर पालिका के निर्वाचन की हम बात करें तो नगर पालिका के लिए जो निर्वाचन कराया जाएगा उसमें सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, मतलब वोटर लिस्ट तैयार करेंगी की जाएंगी उनका, है ना। और उस जो वोटर लिस्ट वगैरह तैयार करने का काम होगा राज्य निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग, इसका ये काम होगा निर्वाचन करने का। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये काम करेगा। ये जो चुनाव होंगे वो कब होंगे, जैसे कोई, जैसे क्या होगा कि कोई नगर पालिका है, 5 साल हो रहे हैं उसके पूरे, तो 5 साल होने से पूर्व, 5 साल पूरे होने से पूर्व ही है ना चुनाव कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल पहले
वेट करेंगे 5 साल खत्म होने के उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। 5 साल से 5 साल खत्म होने के 2 या 3 महीने पूर्व चुनाव करा लिए जाएंगे। ठीक है। या फिर क्या होगा, कोई नगर पालिका अगर विघटित हो गई है तो चुनाव कराए जाएंगे, है ना। या फिर क्या होगा, कोई पद अगर रिक्त हो गया है किसी भी रीजन से, रिक्त पद पर, तो उपचुनाव कराए जाएंगे। इस तरह से जो है नगर पालिका के लिए निर्वाचन किया जाता है। धारा 12 में क्या लिखा हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन। कृत्यों का प्रत्यायोजन मतलब राज्य निर्वाचन आयोग है अपने कार्य किसी और को भी सौंप सकता है। प्रत्यायोजन मतलब अपनी शक्तियों का स्थानांतरण करना, है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि वो किसको कर सकता है, उप निर्वाचन आयुक्त। उप निर्वाचन आयुक्त साफ साफ लिखा हुआ है इस अधिनियम में, उप निर्वाचन आयुक्त को और कहीं सचिव, दोनों के लिए है ना, मतलब अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है। फिर ये अपने अधीनस्थों से काम करवाते हैं। इस तरह से धारा 12 में लिखा हुआ है। धारा 13, धारा 13 में क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार। वार्ड, प्रत्येक वार्ड के लिए, समझ क्या गया, समझ में आया। प्रत्येक वार्ड के लिए मतलब प्रत्येक वार्ड की एक पर्टिकुलर निर्वाचक मतलब वोटर लिस्ट होगी, वोटर लिस्ट होगी, जो कि धारा 13 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक वार्ड के लिए अलग से निर्वाचक नामावली तैयार करनी है। और निर्वाचक नामावली तैयार करने का काम किसका रहेगा, निर्वाचक नामावली तैयार करने का काम रहेगा निर्वाचक राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतलब जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ता करते हैं ना, उसका काम रहेगा ये, है ना। अब अब क्या होगा कि जैसे मान लो 13 वार्ड है, अपन वार्ड 20 मान के चलते हैं, 20 वार्डों में एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा, तो काम का बोझ भी ज्यादा हो जाएगा एक पे। तो ये क्या करेगा, अपने लिए अपने अधीनस्थ एक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को नियुक्त कर लेगा। तो इस तरह से वो है जो कार्य करते हैं। निर्वाचन मतलब वोटर लिस्ट तैयार करना। ठीक। अब क्या होगा, वोटर लिस्ट तैयार कर ली, और वोटर लिस्ट में धारा 14 में क्या लिखा हुआ है कि निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निहड़ताएं मतलब अयोग्यताएं। मान लो कि इसमें क्या होगी, अयोग्यता। अयोग्यता से क्या मतलब है, मान लो ये क्षेत्र है, इसमें रहते हैं 500 जने। अब 500 के 500 थोड़ी ना वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, उसके लिए कुछ शर्तें होंगी ना कि क्या क्या शर्तें हैं, उसी को केवल शामिल किया जाए। तो पहली शर्त तो यह होती है कि उसकी आयु कम से कम है ना 18 वर्ष का तो हो। ठीक है। दूसरी क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, है ना। ये इसकी जो है आपके शर्तें दे रखी है ना। और एक शर्त यह है कि वो पागल या दिवालिया ना हो। सामान्य शर्तें हैं, कोई ज्यादा हैवी शर्तें नहीं है। कम से कम 18 साल का हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये है, ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रीकरण के लिए निहड़ता है। मतलब जो धारा 15, धारा 15 में करेगा मिथ्या घोषणा करना। मिथ्या घोषणा करने से मतलब यह है कि कोई भी अगर व्यक्ति, है ना, मतलब कोई भी निर्वाचक, मतलब कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाता है। अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाता है तो आपको पता है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म में एक होता है घोषणा पत्र, मतलब घोषणा करनी होती है, उसमें नीचे सिग्नेचर होते हैं। तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है अगर आपके द्वारा कोई भी तथ्य झूठा पाया जाता है ना, तो उसके लिए जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। इस तरह से लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई 18 साल का हुआ नहीं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए उसने फर्जी कुछ भी कागज लगा के और नाम जुड़वा लिया, और अगर जांच हो जाती है तो वो उसमें दोषी पाया जाता है। तो उसके लिए कार्रवाई बता रखी है, मिथ्या घोषणा करने पर जो है कार्रवाई होगी। और कार्रवाई क्या होगी, या तो 1 वर्ष तक की सजा होगी, 1 वर्ष तक की जेल हो जाएगी, है ना, या फिर 2,000 रुपये जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। जुर्माना जो है 2 से 5,000 रुपये तक का लगाया जा सकता है। यह है मिथ्या घोषणा करने पर। धारा 16 के पढ़ते हैं हम। धारा 16 में लिखा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या होगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का काम ही होता है, क्या होता है काम, कि वो राज्य सरकार उसको नियुक्त करती है और राज्य सरकार को वह परामर्श भी देता है, राज्य सरकार खुद परामर्श देती है। दूसरा क्या होता है, मुख्य निर्वाचक अधिकारी निर्वाचक नामावली तैयारी करता है, मतलब करवाता है, खुद तो नहीं करता है। जैसे अपने उप निर्वाचन अधिकारी से या उप निर्वाचन आयुक्त से या सचिव से या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से जो है निर्वाचक नामावली या वोटर लिस्ट तैयार करवाता है। ठीक है। उनका निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, किसी का नाम हटाना है तो हटवाता है, जोड़ना है तो जुड़वाना है, समझो।
संशोधन है तो संशोधन करवाता है। तो ये धारा 16 में लिखा हुआ है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। धारा 17 में क्या लिखा है, जिला निर्वाचन अधिकारी। अब देखो, पूरे राजस्थान में चुनाव होते हैं, उसके ऊपर पूरे राजस्थान में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग में होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक। अब अपना राजस्थान है पूरा 33 जिलों में बटा हुआ, तो 33 जिलों में बटा हुआ तो प्रत्येक जिले का एक जो है जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। तो सामान्यतः हम देखते हैं ये पावर होती है सामान्यतः कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब को पावर होती है, तो कलेक्टर साहब जो है जिला निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है। तो वो अपने अधीन जो है वोटर लिस्ट तैयार करवाते हैं या परीक्षण करते हैं उसका। इस तरह से जो है सारी प्रोसेस चलती है। हम बात करें हम धारा 18। धारा 18 में क्या लिखा है, स्थानीय प्राधिकारी आदि के कर्मचारी वृंद का उपलब्ध कराया जाना। मतलब अब देखो, चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम है। मतलब चुनाव किस तरह से कराया जाए, शांतिपूर्वक चुनाव कराया जाए, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया जाए। तो जिला निर्वाचन अधिकारी का ये कर्तव्य होता है कि चुनाव बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से कराया जाए। अब चुनाव कराने के लिए चाहिए कर्मचारी। कर्मचारी चाहिए, तो आपने देखा होगा कि है ना, जब चुनाव होते हैं ना तो सभी मतलब सरकारी कर्मचारियों की है ना जो है छुट्टियां कैंसिल हो जाती है और चुनाव में ड्यूटी लग जाती है। आपने देखा होगा हर बार। तो क्या होता है, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मतलब क्या हुआ कि कोई भी है ना अपने क्षेत्र का जो भी स्थानीय क्षेत्र है उसमें कोई भी, जैसे मान लो एसडीएम हो गया किसी कई जगह का, तो एसडीएम को कलेक्टर साहब कह देंगे कि हमको इतने कर्मचारी चाहिए। तो एसडीएम क्या करेगा, ये अपने स्टाफ में से तथा अपने अधीनस्थ आने वाले जो कार्यालय हैं उनमें से स्टाफ ले लेगा। मान लो 50 स्टाफ ले लिया, 50 का स्टाफ ले लिया एक जगह से, और उनकी लगा दी ड्यूटी चुनाव के लिए। तो वो ड्यूटी जो है चुनाव संपन्न कराने का कार्य करेंगे, है ना। तो ये होता है कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, मतलब चुनाव कराने के लिए, कहने का सीधा सा भावार्थ ये है। धारा 19। धारा 19 में क्या है, अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिनियुक्ति मतलब डेपुटेशन। डेपुटेशन डेपुटेशन का मीन्स ये है कि जब चुनाव होंगे ना, तो चुनाव होंगे तो कर्मचारी करेंगे चुनाव का काम। अब जिसका जिनका डिपार्टमेंट का मूल काम है उसको छोड़कर करेंगे चुनाव का काम। मतलब मतलब ये है कि जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, मूल काम क्या है, पढ़ाना। लेकिन उनकी चुनाव में ड्यूटी लग जाती है तो वो दूसरी जगह चुनाव कराने जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं। ठीक। तो उनको सैलरी तो मिलेगी कहाँ से, स्कूल से ही मिलेगी जैसे मिल रही थी। लेकिन वो काम तो दे कर रहे हैं चुनाव का, मतलब स्कूल में पढ़ाने का काम तो वो नहीं कर रहे उस अवधि के दौरान। इसको कहा जाता है डेपुटेशन, कि मतलब सैलरी कहीं और से बनती है और आप कार्य कहीं और कर रहे हो, है ना। तो चुनाव कराने के लिए जरूरी है। धारा 20 में क्या लिखा है, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से संगत पदीय कर्तव्य का भंग होना। इसका मतलब क्या है कि जिनकी भी ड्यूटी लगाई है ना निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट तैयार करने में, अगर वह कर्मचारी या अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर है जो जुर्माना लगाया जाता है, उनको दोषी मान लिया जाता है इस चीज के लिए, है ना। दोषी मतलब होता है ना कि फर्जी वोटर लिस्ट बना देते हैं, काम करने में जोर आता है, या किसी भी तरह का भ्रष्टाचार कर लेते हैं लिस्ट बनाने में, तो उनको दोषी मान लिया जाता है इस धारा के अधीन। इस धारा के अधीन उनको दोषी मान लिया जाता है, और दोषी मानने के बाद उनको अधिकतम है ना 3 मास, मतलब अधिकतम नहीं, कम से कम 3 मास से लेकर अधिकतम 2 वर्ष तक की तो सजा हो सकती है, और 1000 से 5000 का जो है जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। तो ये है आपके जो है निर्वाचक नामावली जो तैयार करने वाले अधिकारियों को नियंत्रण करने की धारा। धारा 21। धारा 21 में क्या लिखा, सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति, मतलब किसी को पार्षद का चुनाव लड़ना है, मेंबर का चुनाव लड़ना है, तो क्या होगा, कौन होगा योग्य, उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं वो बता रखी है धारा 21 में। धारा 21 में ये वाली चीज बता रखी है ना। तो सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको कि कम से कम है ना वो 21 साल का होना चाहिए। ठीक। पहली योग्यता तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक। और वो दो जो अभी बताए थे ना धारा 14 के अंदर, वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए। धारा 21 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार का दोषी नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरह से जो है व्यक्ति योग्य होता है। अब इसमें क्या होता है कि एस सी, एस टी,
महिला, है ना, और आपके पिछड़े वर्ग। सिंपल सी बात यह है कि SC ST या महिला या पिछड़े वर्ग की जो सीट रिजर्व रहती है ना, उस पर केवल वही बंदा खड़ा होगा उसी कैटेगरी का। ऐसे नहीं कि आप SC की सीट पर आप जनरल वाले खड़े हो गए, चुनाव नहीं हो सकते। तो इस चीज का ध्यान इसमें रखा गया है। धारा 21 के, 21 के बाद धारा 21 के, कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हताएं। तो वो अर्हताएं क्या होंगी, जो आपको आ, धारा 21 में क्या लिखा, मतलब कुछ एक विशेष स्थान होंगे जहाँ पे निर्वाचन के लिए ना विशेष अर्हताएं होंगी, विशेष अर्हताएं अर्जित करनी होगी। जैसे मैं बताऊँ आपको, जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र में जो सीटें रिजर्व है वो जनजातीय लोगों के लिए है ना। ST के लिए रिजर्व होंगी या SC के लिए रिजर्व होंगी, ये मान के चलते हैं। तो वहां पे जो जनसंख्या के अनुपात है वहां उसके हिसाब से सीटें रिजर्व है। अब वहां पे जाके कोई जनरल वाला व्यक्ति या अनरिजर्व सीट वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वहां के लिए विशेष प्रावधान कर रखे हैं। ठीक। धारा 22, धारा 22 में क्या लिखा हुआ, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंध है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई मेंबर है, ठीक है, वो बोलता है कि मैं तो है ना 2 वार्ड से चुनाव लड़ूंगा, वार्ड नंबर 5 से वार्ड नंबर 6 दोनों से लड़ूंगा। ऐसे नहीं हो सकता। वो जब नामांकन करेगा ना, तो नामांकन दोनों वार्ड के लिए, मान लो उसने कर भी दिया दाखिल, तो उसको एक है ना, एक माह मतलब 30 दिन की अवधि के अंदर है ना उसको अपना नामांकन वापस लेना होगा किसी एक जगह से। अगर वो दोनों से नामांकन वापस नहीं लेता है ना, या विफल रहता है किसी भी कारण से, तो उसका दोनों जगहों से नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति केवल एक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। धारा 23, धारा 23 में क्या लिखा हो, यानों पर ध्वनि विस्तारकों आदि के प्रयोग पर निर्बंध। मतलब यान प्रचार के लिए, यान मतलब किसी भी तरह का यान, गाड़ी घोड़ा या रिक्शा, या फिर कोई मतलब जो ध्वनि प्रदूषण करने वाले जो यंत्र हैं, मतलब DJ बजा रहे हैं, है ना, इस तरह से बैनर है, होर्डिंग है, पोस्टर है, तो उन पे क्या जो है आपके प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, प्रतिबंध ये है कि आपको बिल्कुल जो है एक सीमा में रहकर इन चीजों का प्रयोग करना है ना। अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो फिर वो उसका अलग से जुर्माना देना पड़ता है, या हो सकता है नामांकन ही रद्द कर दें, है ना। धारा 24, धारा 24 में लिखा है सदस्यों के लिए साधारण निर्हरताएं। साधारण मतलब कोई मेंबर अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी निर्भरता होंगी उसके बारे में बता रखा है। हम मोटा मोटा देखें तो इसमें क्या है कि कोई सदस्य, कोई व्यक्ति अगर उसको दोषी ठहरा दिया है ना न्यायालय द्वारा, या फिर 6 माह कम से कम वो जेल में रह के आया है, तो वो योग्य नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, धारा 245 के अंदर वह दोषी पाया गया, मतलब धारा 245 में लिखा हुआ है अतिक्रमण, सार्वजनिक भूमि पर अगर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है और फिर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो योग्य नहीं होगा। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास हो चुका है, या फिर कोई जो है अब आरोप आरोप विचाराधीन है उसके लिए, विचाराधीन है, तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक। या कोई मिलावट मिलावट कानून के अंदर दोषी पाया गया है तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कोई कर्मचारी है तो उसको वहां से पहले इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही चुनाव लड़ सकता है। मतलब कर्मचारी को अगर चुनाव लड़ना है तो उसे इस्तीफा देना होगा, है ना। कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। अब लाभ का पद क्या होता है, ये समय समय पर जो है आपके स्पष्ट किया जाता है कोर्ट द्वारा कि लाभ का पद क्या होता है ना। तो इस तरह से जो है, जो व्यक्ति हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। धारा 25, धारा 25 में लिखा हुआ है मतदान का अधिकार। मतलब मतदान करने का जो निर्वाचक होते हैं, जो जनता होती है, उनका अधिकार दे रखा है धारा 25 के अंदर, है ना। मतलब इसमें क्या होगा कि मतदान का अधिकार, मतदान उन्हीं लोगों का लगेगा जो वोटर लिस्ट में शामिल है, वोटर लिस्ट में शामिल है। ऐसे नहीं जो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है और वो वहां पे जाके चुनाव वोट देना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले उसका वोटर लिस्ट में शामिल होना जरूरी है। तो जो जिन जिन का भी वोटर लिस्ट में नाम है उनको बिल्कुल मतदान देने का अधिकार है। ठीक है। धारा 26, धारा 26 में क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन में मत देने की रीति, निर्वाचन में मत देने की रीति की मत देने की प्रक्रिया क्या होगी। मत देने की वही प्रक्रिया होगी जो आपके अ, राज्य सरकार या फिर समय समय पर विहित की गई है। मतलब इसका ये हुआ कि
मान लो प्रत्येक कोई भी निर्वाचन है, निर्वाचन कर रहा है, मतलब कोई निर्वाचक है, मैं कोई भी व्यक्ति है वोट डालने गया है, तो उसका मत एक काउंट होगा, एक मत होगा उसका ना। अगर कोई होते हैं ना कोई कलाकार लोग, बोले हम तो इसको भी वोट देंगे, इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, प्रायोरिटी निश्चित कर देते हैं खुद ही, जबकि ऐसा होता नहीं है इसमें। इसमें केवल आपको एक तीन में से कोई एक ही चुनना होता है, तो एक ही मत काउंट होगा। लेकिन कुछ होते हैं समझदार, इस पे भी लगा देंगे, इस पे भी और इस पे भी, ऐसे मतलब एक से अधिक मत देने पर उसका जो मतदान है वो शून्य घोषित कर दिया जाता है। देखो आजकल तो क्या है कि इलेक्ट्रिक मशीन आ गई, वोटिंग मशीन, तो वोटिंग मशीन में केवल एक पे दो बटन दबा दो किसी पे भी, तो वो अपने आप लॉक हो जाती है। ठीक, लॉक हो जाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक मतपेटी होती थी, है ना, मतपेटी होती थी और उसमें जो है आपको ठप्पा लगाना पड़ता था। ठप्पा लगाना पड़ता था तो कोई क्या होता है कि दो मतलब नाम लिखा रहता था, उसके आगे ठप्पा लगाना पड़ता था। तो होते थे कोई कलाकार जो दो दो जनों के आगे थप्पा लगा देते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि ऐसी स्थिति में उनका निर्वाचन जो है शून्य घोषित कर लिया जाता। ठीक है है ना, के अंदर ये है। धारा 27 की बात करते हैं कि आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी। तो इसका सिंपल सा है कि आकस्मिक रिक्तियां उसी प्रकार भरी जाएगी जिस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग तय करे। ठीक है, तो वो कैसे तय करता है, वह तय करता है आकस्मिक रिक्तियां कब कब भरी जाती है। सबसे पहली बात तो मान लो कोई चुनाव है, चुनाव में कोई सीट खाली रह गई है किसी भी रीजन से, या फिर कोई सदस्य की मृत्यु हो गई है ना, तो कुछ भी रीजन हो सकता है कि मतलब वो सीट वैकेंट रह गई है, तो उसके लिए होगा उपनिर्वाचन। क्या होगा, उपनिर्वाचन। उपनिर्वाचन करवाया जाएगा, उपनिर्वाचन के द्वारा जो है सीटें भरी जाएंगी। धारा 28 निर्वाचन अपराध, मतलब इसमें निर्वाचन अपराध की जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के अनुसार जो है निर्वाचन, मतलब इसमें धाराएं बताई गई हैं कि इसमें निर्वाचक या निर्वाचन जो निर्वाचन हुआ है, निर्वाचित हुआ सदस्य या फिर जिस कर्मचारी की ड्यूटी लगा रखी है उसके अंदर ये है दोषी पाए जाएंगे। तो इस वाली धारा के अंदर ये लिखा हुआ है। धारा 29, धारा 29 में लिखा हुआ है भ्रष्ट आचरण। अब भ्रष्ट आचरण क्या होता है, भ्रष्ट आचरण से संबंधित मतलब क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो काफी डिटेल में भ्रष्ट आचरण का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी से पैसे ले लिए ना, ये तो एक पार्ट हो गया। भ्रष्ट आचरण की जो है व्याख्या बड़े व्यापक पैमाने पर है कि रिश्वत, है ना, कोई रिश्वत ले लिया है, पैसा ले लिया, या किसी से आपने उपहार लिया है, ठीक है, उपहार लिया या वचन दिया है या दान दिया है, तो वो भ्रष्टाचार के अंदर आता है। बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। ये क्यों होता है कि मान लो कोई कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति निर्वाचन में ना उम्मीदवार खड़ा होना चाहता है। अब जो जिसके सामने खड़ा रहा वो गया वहां पे, बोला कि तू पैसे ले ले और निर्वाचन जो है उम्मीदवारी छोड़ दे, अगर वहां से खड़ा मत हो, या अपने पक्ष में समर्थन करने के लिए कोई लोभ प्रलोभ लालच देना, तो वो सब भ्रष्टाचार में आते हैं। या अपने मतलब कोई जनता है, कोई व्यक्ति है, वो वोट डालना चाहता है ए को, लेकिन उसके पास दूसरा बी है, वो गया या इसका एजेंट गया और बोलता है कि आप मेरे को वोट दो और मैं आपको इसके बदले में ये दूंगा। ठीक है, तो ये भी भ्रष्टाचार में शामिल होता है। तो भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है वो समय समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा या फिर माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट की जाती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं धारा 30। धारा 30 में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता, मतलब निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। इसके संबंध में क्या लिखा गया है कि सिविल न्यायालयों के वार्ड परिसीमन या ऐसे वार्डों के स्थानों के आवंटन या निर्वाचक नामावली, है ना, इन पर जो है डिसीजन करने की, निर्णय लेने की अधिकारिता नहीं है। साफ साफ लिखा गया है निर्वाचन जो है आयोग, सॉरी, निर्वाचक नामावलियां, मतलब जो वोटर लिस्ट तैयार करी है, या वार्डों का परिसीमन हुआ है, या वार्डों का जो स्थान आवंटन हुआ है, उसके बारे में सीधे सीधे सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। वो केवल अपील अधिकारिता तभी की जा सकती है, वहां पे सुनवाई तभी हो सकती है न्यायालय में जब कोई निर्वाचन याचिका
निर्वाचन याचिका जो है दायर की गई हो। निर्वाचन याचिका दायर की जाएगी और आपके धारा 31 के अंतर्गत, धारा 31 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका दायर की जाएगी। और वो दायर की जाएगी कि कोई भी जो डेट है, मान लो चुनाव हुए हैं और चुनाव में कोई गड़बड़ी पाई गई है, तो उसके खिलाफ आपको अगर कोर्ट में अपील करनी है तो वो निर्वाचन याचिका मतलब चुनाव होने के 1 माह के भीतर भीतर, मतलब कोई भी घटना घटने के 1 माह के भीतर निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है। ठीक। और निर्वाचन याचिका पे ही सुनवाई की जाती है। अब धारा 32 में क्या लिखा हुआ है कि जिला न्यायाधीशों के आदेशों से अपील। मान लो कोई निर्वाचन याचिका दायर की और निर्वाचन याचिका ने अपने जो है सिविल न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया, जिला न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया। अब जिला न्यायाधीश तो सुना दिया अपना फैसला, लेकिन जो याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं है या दूसरी पार्टी संतुष्ट नहीं है ना, वादी और प्रतिवादी दोनों में से कोई संतुष्ट नहीं है या कोई एक पक्ष संतुष्ट है, तो अब अपील करे तो करे कहाँ? तो अपील की जा सकती है आपके हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और जो अपील की जाएगी ना, उसका भी एक जो है कितने दिन के अंदर अंदर अपील की जा सकती है, वो है आपके 30 दिवस, 30 दिवस या 1 माह के भीतर भीतर अपील की जा सकती है। और 1 माह के भीतर भीतर अपील की जा सकती है। ठीक है। हाँ, तो 1 माह के अंदर अंदर अपील कर दी, तो अब हाई कोर्ट जो है अपील किए जाने के 3 माह के भीतर भीतर, 3 माह के भीतर भीतर जो है आपके क्या देगा, फैसला देगा, निर्णय देगा इसमें। अब मान लो किसी भी व्यक्ति को 30 दिन से ऊपर हो गए और अपील नहीं कर पाया किसी भी रीजन से, तो हाई कोर्ट को अगर लगता है ना कि इसका जो कारण था अपील नहीं करने का तो वो सही था, मतलब किसी भी रीजन से वो अपील नहीं कर पाया, तो अगर हाई कोर्ट को ये संज्ञान हो जाता है कि इसका जो है रीजन सही है कि किसी ना किसी कारण से ये डिले हो गया, डिले हो गया, तो हाई कोर्ट जो है समय को बढ़ा भी सकता है, 1 माह से थोड़ा बढ़ा भी सकता है कि अपील स्वीकार कर सकता है अगर हाई कोर्ट को युक्त कारण लगता है। नेक्स्ट देखो धारा 33, धारा 33 में क्या लिखा हुआ है, समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपात्र होने की दशा में प्रक्रिया, मतलब समस्त जो उम्मीदवार हैं उनका अगर निर्वाचन ही अपात्र मतलब रद्द हो जाता है एक तरह से, तो उस दशा में क्या कार्रवाई होगी उसके बारे में लिखा हुआ है कि सदस्यों की कुल संख्याओं के 2/3 से अधिक सदस्य, है ना, अपील किए जाने पर अगर शून्य निर्वाचन मान लिया जाता है ना, मतलब कि 2/3 निर्वाचन याचिका दायर हुई, निर्वाचन याचिका दायर हुई और पता चला कि चुनाव में गड़बड़ है, अगर चुनाव में 2/3 सदस्य प्रभावित हो रहे हैं ना, मतलब उनका निर्वाचन शून्य मान लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसमें ना फिर वो राज्य सरकार उस नगर पालिका के चुनाव होंगे, नगर पालिका को ही क्या कर देगी, विघटित कर देगी, वहां दोबारा से चुनाव होंगे। समझ में आ गया, है ना? तो इस तरह से जो है चुनाव होंगे। अगर 2/3 सदस्य से अधिक होता है, अगर 2/3 से कम होता है तो फिर वहां पर उन सदस्यों को हटा देगी जिनके खिलाफ जो है जांच में दोषी पाए गए हैं, और उनके लिए फिर वहां पे उपचुनाव हो जाएंगे। धारा 34, धारा 34 में लिखा हुआ है आदेशों और विनिश्चय की अतिमत्ता। इसका मतलब क्या है, अंतिमता, सॉरी, आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता। इसमें लिखा हुआ है कि धारा 32 के अधीन की गई अपील, मतलब जो अपील करी गई है वो उच्च न्यायालय का विनिश्चय केवल ऐसे विनिश्चय के अधीन रहते हुए धारा 31 के अधीन जिला न्यायाधीश के आदेश अंतिम तक निश्चाय होगा, है ना, मतलब जिला न्यायाधीश ने जो ऑर्डर दे दिया है वो उनका फाइनल होगा, लेकिन अगर अपील की जाती है तो अपील की जा सकेगी। इसका मतलब ये है। धारा 35 में बता रखा है निर्भरताएं, निर्भरताएं किसके संबंध है, मतलब कोई भी सदस्य जो है निर्भरत होगा अगर उसने इस 35 की धारा में जो वर्णित है उसका अवहेलना के लिए। क्या होगा कि देखो धारा 35 में क्या लिखा हुआ है कि धारा जो आपके 28 है और धारा जो आपके 29 है ना, तो धारा 28 में क्या लिखा हुआ है आपके, निर्वाचन अपराध, बताया था ना अभी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 1951 के तहत अगर कोई भी सदस्य दोषी पाया जाता है तो वो अयोग्य होगा। तो धारा 29 में लिखा हुआ है भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण,
अगर भ्रष्ट आचरण उसने किसी सदस्य ने किया है तो वह दोषी पाया जाता है, तो वह अयोग्य होगा। देखो, अब है धारा 36। धारा 36 में लिखा है निर्हरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना, है ना। अच्छा, एक चीज तो बताओ, निर्हरित मतलब वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा अगर इन दोनों जो है धाराओं के अधीन जो दोषी पाया जाता है, तो उसको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और वो अयोग्य घोषित कितने दिन के लिए किया जाएगा? 6 वर्ष, 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ेगा। सीधी सी बात ये है। धारा 36 में क्या लिखा है कि निर्हरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना। मतलब जो 6 वर्ष का जो समय है ना, इसको तो या तो कम कर देगा, कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। या फिर मतलब वहाँ क्या लिखा है ना, 6 वर्ष की मतलब इसको घटाकर आपके 5 कर सकता है, 4 कर सकता है, 3 कर सकता है। वो राज्य निर्वाचन आयोग को अगर लगता है युक्तियुक्त कारण है तो वो कर सकता है। दूसरा दूसरा क्या है कि अ, राज्य निर्वाचन आयोग को लगता है कि ये गलत दोषी पाया गया है, जबकि ये दोषी नहीं था गलत तरीके से, तो उसको जो है बिल्कुल जीरो भी कर सकता है 6 वर्ष में, कि यह जो है चुनाव लड़ सकता है। धारा 37 में लिखा है पद की शपथ। चुनाव होने के बाद कोई भी सदस्य है जो अपने पद की शपथ लेगा, और शपथ दिलाने का कार्य होगा कलेक्टर साहब का। कलेक्टर साहब का होगा, या ये कलेक्टर साहब अपने द्वारा कोई अधिकारी नियुक्त कर देंगे, उस अधिकारी जो है पद की शपथ दिलाएंगे। धारा 38 में लिखा हुआ है त्याग पत्र। त्याग पत्र की हम बात करें तो अध्यक्ष तो अपना जो त्याग पत्र है वो देगा आपके, नहीं, कोई भी सदस्य है ना, कोई भी सदस्य अपना जो त्याग पत्र देगा अध्यक्ष का, ठीक है। और अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, लेकिन वो जो त्याग पत्र है वो आपके कार्यपालक मजिस्ट्रेट से जो है प्रमाणित हो, है ना। तो इस तरह से वो अपना त्याग पत्र दे सकता है कोई भी सदस्य, अध्यक्ष को त्याग पत्र, लेकिन प्रमाणित उसको किससे करवाना पड़ेगा, मतलब एक कॉपी आपको कलेक्टर साहब को या कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब को भी देनी पड़ेगी। सदस्य का हटाया जाना। सदस्य का हटाए जाने से क्या मतलब है? धारा 39 में क्या लिखा हुआ है? सदस्यों का हटाया जाना। सदस्य कब कब हट सकते हैं, है? उसके बारे में हम बात करें। सदस्य हट सकते हैं कब कब? कि वह नगर पालिका की इजाजत के बिना 3 दिन से 3 बैठक जो है ना, 3 जो लगातार बैठक हुई उसमें अनुपस्थित रहा कोई भी सदस्य, बिना परमिशन के, बिना परमिशन के अगर अनुपस्थित रहा तो उसे हटा दिया जाएगा। या फिर धारा 37 में क्या लिखा हुआ अभी पढ़ा है? शपथ। अगर वो शपथ की पालन करने में विफल रहा है तो उसको हटाया जा सकता है ना। धारा 14 और धारा 24 में वर्णित जो निरर्हता है ना, अयोग्यता जो है, अगर उसने प्राप्त कर ली है तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है। अब हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है वो आप अलग से मेरी जो क्लास है उसके अंदर देख सकते हैं कि क्या प्रक्रिया है। अगर हम यहाँ पे चर्चा करने बैठेंगे तो बहुत लंबा जो है सेशन हो जाएगा, तो हमें तो केवल रिवीजन करना है। धारा 40 में क्या लिखा है? पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच। मतलब मान लो कोई पार्षद है, उसके 5 साल पूरे हो गए, 5 वर्ष कंप्लीट हो गए, लेकिन वो अपने कार्यकाल के अंदर किसी चीज का जो है दोषी पाया जाता है, तो 5 वर्ष समाप्त होने के पश्चात भी उसके खिलाफ जांच चलेगी, जांच चलेगी। या फिर मान लो कोई पार्षद का है कार्यकाल समाप्त हो गया है, कोई सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया है और वो नई नगर पालिका में वापस चुन लिया गया है, वापस चुनाव, है ना, तो भी उसके खिलाफ जांच चलेगी अगर वो दोषी पाया जाता है तो। ठीक है, तो इस तरह से जो है जांच चलेगी। धारा 41 में लिखा हुआ है कि धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यताएं, मतलब उनके लिए निर्योग्यताएं बता रखी जो धारा 39 के तहत हटाए गए हैं, उनकी निर्योग्यता क्या होंगी इसके बारे में चर्चा है, वो करते हैं। धारा 39 के अधीन अगर कोई हटाया गया है ना, कोई भी सदस्य, तो वह 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ेगा, वो उसकी जो है सजा होगी। धारा 42
इसी नगरपालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता का एक साथ धारण करने पर रोक। इसका मतलब है कि कोई अगर चुनाव लड़ना चाहता है नगरपालिका के पार्षद का, और वो मान लो एमएलए है या एमपी है या पंचायती राज में अपने मेंबर है, पंचायती राज में कोई सरपंच है या कोई वार्ड पंच है, कुछ भी, इन पद पर रहते हुए वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। या फिर कोई नगरपालिका का सदस्य है और वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है या एमपी का चुनाव लड़ रहा है या कोई मेंबर या सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, तो इसे इस्तीफा देना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब दो पदों पर एक साथ नहीं हो सकता, कहने का मतलब यह है। धारा 3, प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। आगे समझ में, नगरपालिका में अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, नगर परिषद में आपके सभापति होगा और उप सभापति होगा, है ना। नगर निगम में आपके महापौर होगा, महापौर होगा और उप महापौर होगा। ठीक है, ये बता रखा है धारा 43 में। धारा 44 में क्या लिखा है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता अवधारणा। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन इस तरह से होगा, उसके बारे में इसमें बता रखा है धारा 44 में। ठीक है, विधि मान्य मतलब इसमें क्या है कि मान लो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कोई निर्वाचन हुआ है और लगता है वो गलत है, तो गलत है तो कोर्ट में जाना है। कोर्ट में तो सीधे तो जा नहीं सकते क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है अपन ने, अभी अपन ने पढ़ा है ना ऊपर, धारा कौन सी थी जिसमें निर्वाचन याचिका लगती है, धारा 30 कौन सी थी, 1, निर्वाचन याचिका लगेगी और उसमें मतलब कोर्ट में जाना, कोर्ट में जाएंगे तो पहले निर्वाचन याचिका दायर करनी होगी। अब निर्वाचन याचिका दायर करने के बाद ही वो कोर्ट में अपील की जा सकती है ना। और फिर क्या होगा, मतलब निर्वाचन याचिका के बिना तो आप है ना मतलब प्रश्न कर ही नहीं सकता न्यायालय, तो निर्वाचन याचिका पर ही वो जो है सुनवाई करेगा। धारा 45, मुख्य नगरपालिका करते हैं, मतलब नगरपालिका कौन कौन से काम करेगी। नगरपालिका बहुत सारे काम करती है, आपको ध्यान हो, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संगत संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गंदगी, कूड़ा करकट, आग बुझाने का कार्य, सार्वजनिक मार्गों निर्माण का कार्य, रोशनी का कार्य, लाइट का कार्य, है ना। तो इस तरह से भवन निर्माण का कार्य, इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं करती है। विवाह पंजीकरण का कार्य, जन्म प्रमाण पत्र का कार्य, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का कार्य, बहुत सारे काम करती है नगर पालिका। तो उसकी जो है आप अलग से पूरी जो वीडियो देख लेंगे, उसमें मैं आपको पूरा करा रखा है। तो धारा 45 में नगर पालिका कर्तव्य दे रखे हैं और धारा 46, ये दोनों सेम है। जो कर्तव्य इसमें बच गए हैं वो इसमें डाल दिए गए हैं, अन्य नगर पालिका करते हैं। हम बात करें धारा 47, सरकार द्वारा समादेश करते हैं। मतलब अगर सरकार को लगता है कि किसी नगर पालिका से ये काम पर्टिकुलर करवाया जाना है, तो अपने यहाँ एक प्रत्यक्ष आदेश जारी करके नगर पालिका को अपने अनुसार आदेश जारी करके कार्य करवा सकती है। मतलब सरकार जब चाहे कोई भी आदेश द्वारा कार्य करवा सकती है नगर पालिका से। धारा 48 की हम बात करें तो लिखा हुआ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से कर्तव्य। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से कर्तव्य लिखे हुए हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या कार्य होंगे। तो अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं, मोस्टली अध्यक्ष के कार्य होते हैं कि साधारण सभा की मीटिंग की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष, है ना। ईओ जो होता है अधिशासी अधिकारी या आपके जो भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है उस पर नियंत्रण करने का कार्य होता है, या कर्मचारियों पर नियंत्रण करने का कार्य होता है ना। इस तरह से जो है विकास की योजनाएं लागू करने का काम होता है ना। इस तरह से नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य हैं। अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्य कौन करेगा, उपाध्यक्ष। कोई सदस्य अनुपस्थित है तो उसकी जो शक्तियां वो अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। इस तरह से अध्यक्ष वगैरह के कार्य होते हैं। धारा 49, अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य। मतलब कोई भी ऑर्डर, कोई भी नियम नगर पालिका ने बना रखे हैं तो उनको पालन करवाने का कार्य होगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी का, है ना। ऐसा नहीं है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये सोचे कि मेरे से पहले वाले अधिकारी ने ये नियम बनाए थे, मैं इसको क्यों फॉलो करूँ, ऐसा नहीं है। एक बार जो निकल गया वो निकल गया, उसमें अगर कुछ ये मतलब उसको हटाया जाना है तो उसमें संशोधन ही होगा, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे से पहले वाले ने बनाया। मतलब जो भी नियम कानून है उनकी रक्षा करना, यह होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी का। अगर अध्यक्ष भी अगर उनकी अवहेलना करता है
उसको भी है ना अध्यक्ष को सलाह देगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी कि ये जो आप कर रहे हैं ये नियमों के प्रतिकूल है, और उसकी एक रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को दे। ये होता है आपके धारा 49 में लिखा हुआ। धारा 50, धारा 50 में क्या लिखा हुआ है? कार्यभार का सौंपा जाना, कार्यभार का सौंपा जाना, ये रह गया था तो आप इसमें लिख लेना, कार्यभार का सौंपा जाना। कार्यभार कौन किसको सौंपता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या होता है कि अध्यक्ष है ना अगर त्याग पत्र दे देता, अध्यक्ष अध्यक्ष की हम बात करें, अध्यक्ष अगर त्याग पत्र दे देता है तो उसकी जो है ना उसका जो कार्यभार है, मतलब अध्यक्ष ने त्याग पत्र दे दिया, अध्यक्ष की डेथ हो गई या कोई भी रीजन है ना, अध्यक्ष का जो कार्य कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अब मान लो उपाध्यक्ष भी नहीं है तो क्या होगा? राज्य सरकार किसी भी सदस्य को, राज्य सरकार, ध्यान रखना, राज्य सरकार किसी भी सदस्य को जो है अध्यक्ष बना सकते हैं, है ना। और दूसरा क्या है कि एक चीज, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा इसका कार्य? अध्यक्ष। अब कोई सदस्य ही नहीं है, कार्यभार कौन संभालेगा इसका? तो इसका भी अध्यक्ष संभालेगा। ठीक है। अब एक चीज मैं बताऊं कि मान लो एससी, एसटी या महिला, इनकी सीटें है ना, इनकी सीटें तो क्या होगा कि इनकी सीटों का कोई अध्यक्ष है, मतलब एससी का अध्यक्ष है या एसटी का अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है, इन और उपाध्यक्ष एससी एसटी का नहीं है तो राज्य सरकार खुद है जो अपने सदस्यों में से नियुक्त कर देगी। मतलब ऐसा नहीं कि मेल तो मान लो उपाध्यक्ष है ना, और यहाँ पे महिला थी अध्यक्ष, तो महिला नहीं रही अब, तो इसको उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का कार्य दे दिया, नहीं नहीं दिया जाएगा। वो फिर सदस्यों में से उसी कैटेगरी की महिला को ढूंढेंगे, है ना, तो वो फिर जो है कार्य करेगी। तो इस तरह से यहाँ की धारा 50 तक, 1 से 50 तक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अपना संपूर्ण रिवीजन हो गया और अपना एक टॉपिक भाग गए है ना, उसका जो एक टॉपिक है ना नगर पालिका और शासन और गठन, वो हो गया अपना कंप्लीट, धारा 1 से लेके 50। आगे वाली क्लासों में अपन जो है आगे वाला टॉपिक कवर करेंगे, और ये रिवीजन अपन ने कर ही लिया है। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ समझ में नहीं आना है, नहीं आ रहा है पूछिए, है ना, तरीका कैसा लग रहा है, कुछ सजेशन देना है किसी भी तरह का तो आप एक बार बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और ये पूरी पीडीएफ बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, तो आज के मतलब अपन जो है धारा 1 से लेके 50 तक कंप्लीट हो गया। अपन देखो धीरे धीरे चल रहे हैं और बिल्कुल तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस रिविजन मारने, रट्टे मारने। ठीक, तो आगे वाली क्लास में हम देखेंगे हम कौन सी क्लास कवर करते हैं। हम नगर पालिका अधिनियम को ही कंटिन्यू करते हैं या उससे आगे वाले कानून हैं उनको पे जाते हैं, हम देखते हैं आगे वाली क्लासों के अंदर। अगर आपको जो पढ़ना है वो आप उस हिसाब से कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।